नमस्कार। आज का दिन बहुत खास है, महत्वपूर्ण है। ये खास इसलिए नहीं है कि आज इंटरनेशनल विमेंस डे है, बल्कि ये खास हमारे लिए इस कारण है कि आज हमें एक और मौका मिला है भारत के अद्भुत इतिहास से एक और स्वर्णिम पाठ पढ़ने का। इंटरनेशनल विमेंस डे एक अच्छा इनिशिएटिव है, विमेन एम्पावरमेंट की बात करने का, विमेन्स राइट्स की बात करने का। पर ये आज की ग्लोबल सोसाइटी के बारे में क्या बताता है? ये बताता है कि आज भी 21st सेंचुरी में भी महिलाओं को सम्मान नहीं मिलता, समान अधिकार नहीं मिलते, इक्वल राइट्स नहीं मिलते। उन्हें संघर्ष करना पड़ता है उन्हीं पुरुषों से जिन्हें ये जन्म देती हैं। पर क्या ये ग्लोबल फिनोमेना भारत पर भी लागू होता है? 1909 में विमेंस डे नेशनल लेवल पर पहली बार अमेरिका में मनाया गया था। यानी ये एक अमेरिकन अपराइजिंग की तरह था। वही अमेरिका जो कहने को तो डेमोक्रेटिक है, पर 1920 में जाकर महिलाओं को वोटिंग राइट्स मिली थी, जबकि उन्होंने इंडिपेंडेंस 1776 में ही डिक्लेयर करी थी। सच अ लॉन्ग टाइम, और वो भी लंबे प्रोटेस्ट और संघर्ष के बाद। यही विमेंस डे कई सालों बाद इंटरनेशनल विमेंस डे के रूप में यूरोप में मनाया जाने लगा। डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड जैसी कई सारी कंट्रीज में भी। रशिया में यानी तब के यूएसएसआर में तो फरवरी रेवोल्यूशन, अक्टूबर रेवोल्यूशन जो बाद में रशियन रेवोल्यूशन के रूप में तब्दील हुआ, उन सभी में एक बहुत बड़ा कारण इस ही का रहा है। ये लार्जली एक वेस्टर्न कम्युनिस्ट आइडिया रहा है, जब तक इसे यूनाइटेड नेशंस ने 1975 में अडॉप्ट नहीं किया था। एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट, वेस्टर्न, जहां रोमन एम्पायर के कोलैप्स के बाद, पैगनिज्म की समाप्ति के बाद और क्रिश्चियनिटी के स्प्रेड के बाद से ही एक डार्क एज की शुरुआत हुई। यानी करीबन 6-7 सेंचुरी से लेकर 17th-18th सेंचुरी तक ये डार्क एज का पीरियड चला। चर्च का दबदबा, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्जन का जोर और महिलाओं का उत्पीड़न, These were some of the characteristics of that period. In short, जो 1000 सालों से अधिक समय तक यूरोप में और फिर बाद में अमेरिका में महिलाओं के साथ अभद्र और अत्याचारी व्यवहार हुआ था, उस ही की आवाज है इंटरनेशनल विमेंस डे। पर भारत की नहीं, 1950 में जब भारत का संविधान लागू हुआ, तब कहीं पर भी ये बात नहीं आई कि वोटिंग राइट्स में महिलाओं के अधिकार क्या हों, उन्हें राइट्स मिलने चाहिए या नहीं, क्योंकि भारत में तो ये एक नैसर्गिक अधिकार है। यानी ये एक ऑब्वियस सी बात है। जो देश गार्गी और मैत्री जैसी वैदिक ऋषिकाओं से बना है, जो अनुसुया और अहिल्या जैसी माताओं से बना है, जहां सीता और राधा को पूजा जाता है, जहां जीजाबाई जैसी माताएं भारत का भविष्य लिखती हैं, जहां उत्तर में माता भागो कौर, मध्य में रानी दुर्गावती और दक्षिण में रानी किलाड़ी चिन्नम्मा जैसी वीरांगनाएं अपने देश की जनता की अपने बच्चे की तरह रक्षा करती हैं। जिस देश में केवल 30 साल की उम्र की रानी लक्ष्मीबाई दुनिया पे राज करने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी को हिला सकती है, उस देश के लिए वेस्टर्न आइडिया को अपना आइडिया मानकर, एक वेस्टर्न प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम मानकर मनाने की आवश्यकता नहीं है। इस देश में सती प्रथा नहीं थी, इक्का दुक्का कुछ केसेस थे। महिला उत्पीड़न समाज में नहीं था। विदेशी धर्मों का, दूसरे धर्मों का अत्याचार था। भारत को इंटरनेशनल विमेंस डे की आवश्यकता नहीं, बस अपने सही इतिहास को जानने की बात है। चलिए चलते हैं ये जानने कि जब वेस्ट में डार्क एजेस का समय था और चर्च महिलाओं को ये बताती थी
कि वे क्या पहने और क्या नहीं, तब भारत की एक अभय बेटी, एक अभय रानी क्या कर रही थी। DC where stories begin. 16th सेंचुरी में यानी 1555 के आसपास कर्नाटक का एक बड़ा हिस्सा पोर्चुगीज के अधीन था। बेंगलुरु का किला भी उन्होंने अपने अधिकार में ले लिया था, पर एक छोटा सा राज्य उल्लाल पोर्चुगीज के अधीन, उनके अधिकार में नहीं आ पा रहा था। कारण था उल्लाल की एक रानी जिसने पोर्चुगीज ताकत के आगे झुकने से मना कर दिया। अब जिन महिलाओं को हम अपने घर में दबा कर रखते थे, वो हमें चैलेंज करेगी। ये बात पोर्चुगीज को पची नहीं। जब बातों से काम नहीं होता तो दम लगाना पड़ता है, और ये तो एक स्त्री थी। इसी कारण एक छोटी सी सेना उल्लाल भेजी गई, कुछ सिपाही और कुछ नाव। इन कुछ नावों के और कुछ सिपाहियों के वापस आने का इंतजार पोर्चुगीज बस करते ही रह गए। एक भी नाव या एक भी सिपाही वापस नहीं आए। अपमान, तौहीन, पोर्चुगीज को समझ ही नहीं आया कि ये क्या हुआ। उन्हें बस बुरा लगा। फिर एक ताकतवर योद्धा एडमिरल डॉम डा सिल्वेरिया आगे आया। उन्होंने कहा कि इस रानी को तो मैं सबक सिखाऊंगा, और ये कह के कई नावों के साथ एक बड़ी सी सेना के साथ ये एडमिरल उल्लाल की उस रानी को पकड़ने चल दिया। अब कुछ समय बाद एडमिरल डॉम दा सिल्वेरिया वापस आए। उनके साथ उनके कुछ सिपाही भी थे। उन्हें देखकर पोर्चुगीज खुश हुए। उनसे पूछा, बाकी के सिपाही कहाँ हैं? एडमिरल ने कहा, हम ही वापस आ गए, यही बड़ी बात है। वो नारी रानी नहीं है, वो अभय रानी है। शी इज फियरलेस। एडमिरल सिल्वेरिया के लुटकर, पिटकर, हारकर वापस आने पर भारत में पोर्चुगीज साम्राज्य का वाइसरॉय एंटोनियो तिलमिला गया। उसने पोर्चुगीज जनरल पिक्सियोटो को एक बड़ी सेना के साथ फिर उल्लाल भेजा। इस सेना के साथ कई सारी नावें चल रही थी और एक विशाल सेना सुनामी की तरह उल्लाल में घुस गई। पोर्चुगीज सेना के हजारों सिपाहियों ने उल्लाल के किले के पहले दरवाजे पर एक साथ धावा बोला। दरवाजा टूट गया और पोर्चुगीज भीतर आ गए। पर यह क्या, अंदर तो कोई भी नहीं था। वे आगे बढ़े। किले का दूसरा दरवाजा तोड़ा गया, पर फिर से वहां कोई नहीं था। आगे जाकर तीसरा दरवाजा, चौथा दरवाजा। दरवाजे तो टूट रहे थे, पर किले के अंदर कोई नहीं था। बात अजीब थी, अंदर कोई भी भारतीय नहीं था। पर यह अजीब बात जनरल पिक्सियोटो को अच्छी लगी। कहाँ पहले इसी रानी ने हमारे कितने ही सिपाहियों को मारा था, पर अब जब मैं इतनी बड़ी सेना लेकर आया हूं तो ये भाग खड़ी हुई है। अब सेलिब्रेशन तो बनता है। उल्लाल के किले को एक सेलिब्रेशन हॉल की तरह यूज किया गया। पिक्सियोटो अपने सिपाहियों के साथ नाचा, झूमा और फिर सो गया। पिक्सियोटो की नींद खुली आधी रात को, लोगों के चीखने चिल्लाने के बीच। जब अपने कैंप से पिक्सियोटो आंखें मलता हुआ बाहर आया, तो जो उसने अपने सामने देखा, उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। सामने थी, हाथ में तलवार लिए, घोड़े पर सवार उल्लाल की अभय, अविजयी रानी, रानी अबक्का चौटा। जनरल पिक्सियोटो कांप रहा था और साथ ही
हैरान भी था कि ये क्या हो गया। पर जब तक उसे समझ आती कि ये सब रानी अबक्का की प्लानिंग थी जिसमें वो फंस गया था, तब तक रानी अबक्का ने उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी। क्या कहानी अब खत्म हो गई? असली कमाल तो अभी होना बाकी है। नॉर्मली इतनी बड़ी जीत के बाद कोई भी राजा या कोई भी सेनापति सिचुएशन को असेस करता है, थोड़ा ठहरता है। पर इसी कारण तो और कोई कभी भी रानी अबक्का चौटा जैसा हुआ ही नहीं। सारी प्लानिंग और असेसमेंट पहले से ही हो रखी थी। रानी ने फिर वो किया जो पोर्टुगीज सपने में भी नहीं सोच पाते। रानी ने अपने 200 सिपाहियों के साथ मंगलुरु पे धावा बोल दिया। मंगलुरु पोर्टुगीज का मेन सेंटर था। रानी ने सुबह तक का इंतजार नहीं किया तो पोर्चुगीज की उस छावनी पर सीधा वार। पोर्चुगीज के लिए यह अनइमेजिनेबल था, अनएक्सपेक्टेड था। रानी तूफान की तरह आई और आंधी की तरह पोर्टुगीज के भारत में सबसे बड़े मिलिट्री सेंटर को उजाड़ दिया, उखाड़ दिया। पोर्टुगीज में सबसे बड़े मिलिट्री जनरल मैस्करेनिस का धरती से वन वे टिकट कटा दिया। पोर्चुगीज के लिए ये अटैक एक अचानक हुए बॉम्ब ब्लास्ट की तरह था और रानी अबक्का चौटा के पास उल्लाल के साथ साथ अब मंगलुरु का किला भी था। अब क्या कहानी खत्म है? वो अभय रानी थी और आज तो काली का रूप लिए हुए थी। वो रुकी नहीं और अब मंगलुरु से 100 किलोमीटर दूर कुंडापुरा का किला भी अब रानी के पास था। आज भी उल्लाल का हर बच्चा रानी अबक्का चौटा का नाम जानता है। भारतीय नारी का सम्मान तब भी होता था जब पूरे विश्व में नारी को भोग की वस्तु समझा जाता था और भारतीय नारी का सम्मान आज भी उतना ही है। यदि कुछ कम हुआ है तो वो हमारे समाज में हमारे ही इतिहास की समझ। जिस दिन बेड टाइम स्टोरीज में हर माता पिता रानी अबक्का, भागो कौर, रानी चिन्नम्मा के जैसी वीर नारियों की कहानी सुनाना चालू करेंगे, उस दिन से किसी भी समाज में महिलाओं को पुरुषों के साथ कंपेयर करने की बेवकूफी नहीं होगी और तब से इंटरनेशनल वुमेन्स डे की जरूरत कम से कम भारत में तो नहीं रहेगी। A DC where stories begin.